हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आइए आज एनसीईआरटी की नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 है जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए और लेक्चर नंबर 1 को वीडियो को देखना ना भूलें। उससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और आगे समझने में आपकी मदद होगी। आइए हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे कि कल हम लोगों ने देखा पोषक तत्व के बारे में जाना, पोषक पदार्थ के बारे में जाना। हमने कई पोषक पदार्थ के को पहचानने के लिए उन पे जो क्या है हम लोगों ने उन पे चर्चा की और उन्हें जानने के लिए हम उन पे परीक्षण भी किए कि अगर हम बात करें मंड की उपस्थिति के बारे में तो मंड की उपस्थिति को परीक्षण के समय हम लोगों ने देखा नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है और प्रोटीन की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो बैगनी रंग दर्शाता है। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे साथियों। हम लोगों ने विभिन्न पोषक पदार्थों के बारे में जाना है। आइए अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो हम लोगों ने कल 1.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं हम यहाँ तक बात कर चुके थे। ठीक है, आइए प्यारे तो देखेंगे कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखें कि पोषक पदार्थ हमारे भोज्य पदार्थ के लिए मुख्य पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने उन पर चर्चा कर चुके थे जो कि पोषक पदार्थ की अगर चर्चा करें मेरे प्यारे साथियों तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, जल, ये सभी हमारे पोषक पदार्थ भोज्य में शामिल होते हैं। तो हम इन पर चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ है मेरे साथियों, पोषक जो है हमारे शरीर के लिए क्यों क्या करते हैं और क्यों आवश्यक है। आइए जानते हैं। आप लोग अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करना न भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे साथियों। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है तो मुख्य स्रोत की अगर बात करें मेरे साथियों तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है मेरे साथियों? कार्बोहाइड्रेट है मेरे साथियों। कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर को मुख्य ऊर्जा प्रदान करने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो वसा से भी ऊर्जा मिलती है मेरे साथियों। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है मेरे दोस्त। ठीक है, देखेंगे कि वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि हमने अभी जस्ट बताया कि वसा जो है ना कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अगर बात करें जो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी तुलना में अगर बात करें तो वसा की जो है तुलना मेरे साथियों अधिक होती है। वसा की तुलना अधिक होती है ऊर्जा प्रदान करने में। तो अगर बात करें ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे प्राथमिकता किसे दिया जाना चाहिए तो वसा को दिया जाना चाहिए। वसा को दिया जाना चाहिए ऊर्जा के क्षेत्र में। अब बात करते हैं मेरे साथियों वसा और ऊर्जा। अगर बात करें वसा और ऊर्जा, ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे साथियों वसा और ऊर्जा जो है ना वसा और कार्बोहाइड्रेट वसा अगर बात करें वसा प्लस प्लस कार्ब या कार्बोहाइड्रेट अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। नोट लिखिएगा मेरे दोस्त कि एक नोट लिखिएगा मेरे प्यारे साथियों, लिखिएगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है। ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को मेरे दोस्त ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे स्टार आप लोग मार लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। जो कि अब चित्र 1.3 तथा चित्र 1.4 में आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। ये जो देख रहे हैं मेरे साथियों ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर प्राप्त करना है मेरे प्यारे साथियों तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है जो कि हमें शकरकंद से प्राप्त हो सकती है। आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का,
बाजरा, चावल, गेहूं, ये सभी क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के मुख्य स्रोत होते हैं, जो कि इनसे अत्यंत यानी कि शीघ्रता यानी तीव्रता ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं मेरे प्यारे साथियों, लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत, नोट लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत लिखिएगा, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं इत्यादि। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो स्रोत हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे वसा, ये जो सभी है ना मेरे प्यारे साथियों, ये वसा के मुख्य स्रोत हैं, वसा के मुख्य स्रोत है। वसा दो प्रकार से पाए जाते हैं। वसा की अगर प्राप्ति करना चाहे तो हम लोग एक पादप उत्पाद से कर सकते हैं और एक जंतु उत्पाद। वसा जो है मेरे प्यारे साथियों, वसा जो है मेरे प्यारे साथियों, एक पादप स्रोत होते हैं और एक जंतु स्रोत होते हैं, एक जंतु स्रोत होते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो पादप स्रोत की अगर बात करें, तो पादप स्रोत की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो देखेंगे सूरजमुखी का तेल जो कि पादप स्रोत है, सरसों का तेल जो कि पादप स्रोत है, सोयाबीन का तेल जो कि पादप स्रोत है, नारियल का तेल पादप स्रोत है, गिरी आप लोग जानते होंगे, और मूंगफली और तिल, ये सभी क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो ये सभी मेरे प्यारे साथियों पादप स्रोत हैं। क्या है, तो पादप स्रोत हैं। अब बात करते हैं अगर जंतु स्रोत की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो देखेंगे तो लिखिएगा वसा के वसा के प्रमुख स्रोत, लिखिएगा वसा के प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो लिखिएगा सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी, नारियल का तेल, ठीक है, तिल, ये सभी क्या है, तो पादप स्रोत है। मूंगफली सब क्या है, तो पादप स्रोत है। अब हम बात करें जंतु स्रोत की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे ये सभी जो आप देख रहे हैं प्यारे साथियों, ये सभी क्या है, तो जंतु स्रोत है। जंतु स्रोत जो कि हमें जंतु से प्राप्त हो, और जो पादप से प्राप्त हो पादप स्रोत, और जो जंतु से प्राप्त हो जंतु स्रोत। अगर बात करें घी, घी कहाँ से प्राप्त होती है, जंतु से होती है। अब बोलोगे मेरे भाई कि घी कहाँ से कैसे जंतु देगी, तो आप लोग को तो पता ही है कि दूध कहाँ से आती है, जंतु से आती है, और दूध से घी बनती है, घी ही सब कुछ है। ठीक है, बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मछली क्या है, जंतु है, मछली से भी वसा प्राप्त होती है, मांस जंतु से प्राप्त होता है, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडा, ये सब क्या है, तो जंतु स्रोत है। अगर बात करें, अगर हम आपसे पूछेंगे कि वसा की प्रमुख 5 स्रोत बताएं जंतु स्रोत, तो आप क्या बता सकते हैं, घी, दूध, क्रीम, अंडा, मछली, मांस, ये सभी क्या है, तो पादप स्रोत। हम लोगों ने देखा वसा की कुछ स्रोत देखा, तो पादप स्रोत भी देखा और जंतु स्रोत भी देखा। अब आइए हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम लोगों ने जाना। आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, बताइएगा प्यारे साथियों, बताइएगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। याद कर लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रोटीन के कुछ स्रोत देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन के मुख्य स्रोतों को अगर हम देखें कि प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से हो सकी, और प्रोटीन भी पादप स्रोत होती है। प्रोटीन में भी मेरे प्यारे साथियों एक तो पादप स्रोत होता है और एक जंतु स्रोत होता है। एक पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत होता है मेरे प्यारे साथियों। पादप स्रोत की अगर बात करें, अगर हम मेरे प्यारे साथियों पादप स्रोत की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे पादप स्रोत की अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पादप स्रोत में देखते हैं तो चना क्या है, चना, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर, ये सभी क्या है प्यारे साथियों, तो पादप स्रोत है। क्या है, पादप स्रोत है मेरे प्यारे साथियों, क्या है, तो पादप स्रोत होते हैं। अगर बात करें इन सभी का उपयोग अगर हम करते हैं तो ये सभी जो आप देख रहे हैं प्यारे साथियों, सभी क्या है, तो पादप स्रोत है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, पादप स्रोत। लिखिएगा प्रोटीन के कुछ स्रोत, लिखिएगा प्यारे साथियों कि प्रोटीन के कुछ स्रोत को देखेंगे तो कुछ पादप स्रोत भी हैं और कुछ जंतु स्रोत भी होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो पादप स्रोत में हम लोगों ने क्या देखा, चना को देखा, मूंग को देखा, तुअर की दाल को देखा, राजमा को देखा, सोयाबीन को देखा और मटर को देखा। ये सभी क्या है, तो ये सभी मेरे प्यारे साथियों पादप स्रोत है। क्या है, तो पादप स्रोत है। जंतु स्रोत की अगर बात करें तो देखेंगे हम लोग, अगर जंतु स्रोत की बात करें तो देखेंगे मांस जंतु स्रोत है। ठीक है, दूध, मछली, अंडा,
पनीर, ये सभी क्या है तो जंतु स्रोत है। ये सभी प्रोटीन के जो हैं प्राप्ति की अगर बात करें प्यारे साथियों तो जंतु स्रोत होते हैं। क्या होते हैं तो जंतु स्रोत होते हैं। आइए बात करते हैं, तो हम लोगों ने अभी देखा पादपों में, अगर देखा मेरे प्यारे साथियों तो प्रोटीन की कुछ स्रोत को देखा, एक पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। पादप स्रोत में हम लोगों ने देखा मटर देखा, चना देखा, मूंग देखा, तुअर की दाल देखा। फिर देखते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। अगर हम बात करें स्टार मार लीजिएगा और नोट में लिखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर हम आपसे पूछें कि शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी मेरे प्यारे साथियों तो अगर बात करें तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि व विकास के लिए। किसकी आवश्यकता होती है तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होती है तो शरीर की वृद्धि व विकास के लिए होती है। देखेंगे एक और नोट लिखेगा, ठीक है, लिखेगा कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। शरीर वर्धक भोजन किससे कहा जाता है तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। चलिए, हम लोगों ने इससे पहले देखा कि ऊर्जा देने वाला भोजन किससे कहा जाता है तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन दोनों अगर जिसमें भी युक्त है, अगर जिसमें भी प्रेजेंट है उन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। और अगर बात करें तो शरीर वर्धक भोजन किससे कहा जाता है तो जिस भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति हो उसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, देखेंगे कि विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है तो विटामिन। यहाँ से याद रखिएगा, अगर हम पूछ देंगे आपसे कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। विटामिन जो मेरे प्यारे साथियों रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। और अगर बात करें विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन से आप लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कोई बना के देता नहीं है, अपने आप क्वेश्चन जनरेट करने की कोशिश करें। तो बताइएगा कि विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करते हैं तो क्या बताइएगा विटामिन बताइएगा। क्या बताइएगा विटामिन। हम इसके साथ MCQs प्लस सॉल्यूशन के साथ मैं आपको क्लास लूँगा और नोट्स प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रहिए, बताइएगा कि विटामिन जो है हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा कि विटामिन हमारी आँख, अस्थियां, हड्डी, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है। विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि विटामिन B1 से लेकर विटामिन B20 तक होते हैं मेरे प्यारे साथियों। फिर C, D, E के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम विटामिन हिस्ट्री पढ़ाएंगे जब हम GS क्लास ले रहे होते हैं, उसमें हम विभिन्न प्रकार के अन्य डीपली लेवल पे मैं पढ़ाऊँगा। बहुत गहरी संबंध में मैं पढ़ाऊँगा, गहरे लेवल तक पढ़ाऊँगा। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। अगर बात करें विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमने अभी बोला कि विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन है ना, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा आवश्यकता होती है। अब हम बात करें मेरे प्यारे साथियों तो देखेंगे तो हमारे शरीर की सभी प्रकार की विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए अगर बात करें तो हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। यहाँ से अगर बात करें, अगर हम आपसे पूछें मेरे प्यारे साथियों तो विटामिन ए जो है हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की किस भाग को विटामिन ए स्वस्थ रखता है तो आप खुद बता सकते हैं हमारे त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है विटामिन ए। अगर बात करें आपसे कि आंखों को स्वस्थ रखने का कार्य किस विटामिन का है तो विटामिन ए। फिर बात करें तो विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है।
यानी विटामिन सी भी, यानी विटामिन ही ना हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो विटामिन सी जो है बहुत से रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त प्रदान करते हैं। विटामिन डी की अगर बात करें तो हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर की सहायता विटामिन डी जो है मेरे प्यारे साथियों, हमारे अस्थि और दांत के लिए जो है कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है विटामिन डी। जो कि विटामिन डी हम सब पढ़ाऊंगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, हम सब पे ध्यान दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों। फिर अगर बात करें तो देखते हैं कि विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से चित्र 1.9 में दिखाए गए हैं। आप यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, देखिएगा, हम चित्र आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, अगर बात करें विटामिन ए के कुछ स्रोत की अगर चर्चा करें प्यारे साथियों, तो लिखिएगा कॉपी में कि विटामिन ए प्राप्त करने के मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर तो आम देख रहे होंगे विटामिन ए, आम, दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर, ये सभी क्या है तो विटामिन ए प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन ए के कुछ स्रोत होते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं जो कि हमें प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, फिर अगर चर्चा करें तो विटामिन ए के कुछ स्रोत देख लिए ना, आम, दूध, मछली, पपीता, गाजर, ये सब क्या है तो विटामिन ए के प्रमुख स्रोत होते हैं। फिर अगर चर्चा करें प्यारे साथियों तो देखेंगे कि विटामिन बी के अगर कुछ स्रोत की अगर चर्चा करें तो गेहूँ, चावल, यकृत जिसे हम लोग बोलते हैं लीवर, ये सभी क्या है तो विटामिन बी के प्रमुख स्रोत होते हैं। गेहूँ, चावल, यकृत विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं। फिर अगर चर्चा करें विटामिन सी की अगर चर्चा करें प्यारे साथियों तो संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। आप ये चीज गौर कर सकते हैं कि ये सभी पदार्थ थोड़े खट्टे पदार्थ हैं। तो खट्टे पदार्थ में अधिकतर विटामिन सी की उपस्थिति होती है। जो कि अगर बात करें विटामिन सी के प्रमुख स्रोत अगर आंवला, तो सबसे बेस्ट है विटामिन सी के लिए, सबसे बेस्ट आंवला है। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है तो आंवला है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। तो विटामिन सी की अगर कुछ स्रोत की बात करें तो संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला है। ठीक है, फिर अगर चर्चा करें प्यारे साथियों तो देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी की अगर कुछ स्रोत की अगर चर्चा करें तो ध्यान दे दीजिएगा कि दूध, मक्खन, मछली, अंडा, यकृत, ये सभी क्या है तो विटामिन डी के मुख्य स्रोत होते हैं, विटामिन डी प्राप्त करने के स्रोत होते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्यारे साथियों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हमें भी मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलती है। तो देखिए, अगर हम बात करें कुछ आयोडीन के कुछ स्रोत की अगर चर्चा करें प्यारे साथियों तो ध्यान देंगे कि आयोडीन के कुछ स्रोत देखेंगे तो पालक क्या है, पालक है, अदरक है, ठीक है, मछली है, दूध है ना, ये आप सब क्या देख रहे हैं तो ये आयोडीन के कुछ स्रोत होते हैं। उसके बाद अगर चर्चा करें प्यारे साथियों तो देखेंगे अगर हम फॉस्फोरस की स्रोत की अगर चर्चा करें, फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस की बात करें तो दूध, केला है ना, ये सभी मिर्च, चावल, गेहूँ, ये सब क्या है तो फॉस्फोरस के स्रोत होते हैं। फिर अगर बात करें लोहे की अगर स्रोत की चर्चा करें तो लोहे की प्राप्ति के लिए अगर बात करें तो सेव, पालक है ना, और एक एवोकाडो फल होता है, और एक क्या है यकृत है जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है सेब है। फिर चर्चा करें अगर मेरे साथियों कैल्शियम की अगर चर्चा करें तो कैल्शियम प्राप्ति के लिए अगर बात करें तो दूध और अंडा से ही कुछ कैल्शियम प्राप्त हो जाते हैं, यानी कैल्शियम की प्राप्ति होती है। ये सभी कुछ क्या थे तो कुछ खनिज लवण के स्रोत थे, ये सभी क्या है खनिज लवण है। ठीक है, फिर चर्चा करते हैं, देखेंगे यहाँ पे कुछ आप लोग देखिएगा, ध्यान देते होंगे। देखिए इस एक जो घर है इसमें एक जो कॉलम है इस बॉक्स में क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लिखा गया है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूरज के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। तो यहाँ इस बॉक्स से आप क्या सीखें, इस बॉक्स से सीखने को यही मिला कि हमें सूर्य के प्रकाश में आवश्यक रहना चाहिए, वो भी कपड़ा उतार कर। ठीक है, कपड़ा पहन के रखोगे भाई तो सूर्य के प्रकाश से आने वाले विटामिन आपकी बॉडी में इंटर नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें अगर आपको सूर्य से प्राप्त करनी है प्रकाश, तो आप मॉर्निंग के करीब 8 से लेकर 10 तक एम, ठीक है,
AM। अगर बात करें तो 8 से 10 के बीच के सूरज के प्रकाश को आप ग्रहण कर सकते हैं, यानी अंदर तो नहीं ले सकते, वाइट अपने बॉडी में उसे स्पर्श करा सकते हैं, जो कि उस टाइम में आप क्या करें, स्नान कर लें। ठीक है, स्नान करके आप तेल तासन लगा लें, उसके बाद अपने कपड़े को उतार लें और आप 8 से 10 के बीच आप धूप में बैठ जाएं, छत पे बैठ जाएं और वहाँ से सूर्य के प्रकाश को अपने बॉडी में लगाएं, जिससे आपके अंदर विटामिन डी की कुछ उपस्थिति, कुछ मात्रा मिल जाएगी, जो कि आपकी शरीर के लिए बेनिफिट्स होंगे और आपकी हड्डी के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद विटामिन डी हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर चर्चा करें प्यारे साथियों तो ध्यान देंगे तो देखेंगे कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर को जो होता है कि खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है और शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। देखिए, हमारे शरीर के जो खनिज लवण की आवश्यकता होती है वो अल्प मात्रा होती है, इन सभी की मात्रा जो होती है अल्प मात्रा में होती है, लेकिन शरीर के उचित विकास तो भी करना है तथा अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न खनिज लवणों की कुछ स्रोत को 1.10 में दर्शाया गया है। तो 1.10 में आपको हमने अभी दिखा दिया कि खनिज लवण क्या क्या है। तो ये सभी हमने अभी आपको दिखाए, ये आयोडीन के हैं, ये फॉस्फोरस के हैं और ये लौह की प्राप्ति के लिए, और ये कुछ कैल्शियम के हैं। तो इन सभी को अगर बात करें तो ये सब क्या है, तो कुछ खनिज लवण के स्रोत हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें प्यारे साथियों तो देखेंगे अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ में अगर बात करें, देखिए अगर इस खाद्य पदार्थों को आप ग्रहण किए तो एक ही पोषक थोड़ी को नहीं मिलेगी, एक से अधिक पोषक पदार्थ मिल जाएंगे आपको। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सामने 1.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात को आवश्यक देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः अगर बात किया जाए तो चावल में, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है, देखिएगा कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। यहाँ आप एक नोट लिखिएगा कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक, अगर कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है तो चावल में पाई जाती है। ठीक है, चावल में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है तो क्या पाई जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इस आधार पर अगर हम बात करें इस आधार पर अगर हम चर्चा करें तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अगर हम बात करें ऊर्जा देने वाला भोजन किससे कहा जाता है, यानी तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन क्या है, तो चावल है। क्या प्यारे साथियों, तो चावल है। आप इसे ग्रहण करें और शीघ्रतः ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगर बात करें तो ध्यान देंगे इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अब बताओ, सारे पोषक पदार्थ को आप खाओगे या ग्रहण करोगे तो बिना पानी के रह जाओगे मेरे प्यारे साथियों। जल ही जीवन है, तो आप लोगों ने बहुत सारे बोर्ड पे दीवार पे लिखी हुई पढ़े होंगे। तो हमारे पोषक पदार्थों के लिए आहारी रेशे क्या होते हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है आहारी है ना, आहारी रेशे। ठीक है, आहारी रेशे पे हम चर्चा करेंगे। देखेंगे तो आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अगर बात करें प्यारे साथियों तो ध्यान देंगे कि आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, लिखिएगा कि आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। देखिए, हमारे खाने में जो है तो होती है रुक्षांश की अगर बात करें या आहारी रेशे, जो रेशे टाइप के हैं, जो कि हमारे भोज्य पदार्थ में आहारी रेशे हम कहीं बाहर से नहीं लेते हैं, जो कि पादप उत्पाद से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत अगर बात करें तो साबुत खदानन की अगर बात करें तो दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। देखिए, रुक्षांश जो है मेरे प्यारे साथियों, ये जो रुक्षांश है हमारे शरीर को
पोषक प्रदान नहीं करता है, ठीक है, पोषक प्रदान करने में मदद नहीं करता। तो करता क्या चीज़ है, आइए हम जानते हैं। यही करता है कि फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। आयतन से क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कि रुक्षांश जो होता है मेरे प्यारे साथियों, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि रुक्षांश बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। क्या करता है, तो मदद करता है। आइए अब आगे की ओर बात करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। देखिए, तो हमने अभी देखा कि रुक्षांश क्या करता है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब बात करते हैं कि देखेंगे कि जल जो है प्यारे साथियों, जल जो है प्यारे साथियों, देखेंगे कि जल का कार्य क्या होता है। तो देखिए, जो जल है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीना को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल जो है मूत्र तथा पसीना को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इन सभी से जल की पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कि हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। आइए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों क्रियाकलाप को। अगर हम क्रियाकलाप को देखते हैं प्यारे साथियों, तो देखेंगे कि क्रियाकलाप को अगर ध्यान में रखते हुए देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो ध्यान रहे, देखेंगे कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, टमाटर या नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जी होते हैं। टमाटर को आप काट के देखो या नींबू को काट के देखो, क्या ऐसे फल को अगर हम काटते हैं तो क्या होती है, हमारे ये हाथ क्या होती है, गीले पड़ जाते हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उनका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर करेंगे, ठीक है। फिर अगर बात करें तो देखेंगे ध्यान में कि हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसकी अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। आइए अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।